नेहरू रिपोर्ट। आगे क्या देखेंगे हम लोग, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्ट। नेहरू, इसका तो कोई डिस्कस नहीं हुआ, इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं बना। हालांकि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी साइमन कमीशन का, जब वो विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो उसी लाहौर भगदड़ में, उसी थोड़ा पुलिस के लाठीचार्ज में वहां पर थोड़ा सा वो इंजर्ड हो जाता है, और इंजर्ड होने के कुछ दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ये लोग वहां पर निश्चय करते हैं कि हम जो है इसका बदला लेंगे। और वहां पर जो एक ऑफिसर रहते हैं सरडन्स की, उसकी जो है पुलिस थाना के जो ऑफिसर रहते हैं, अफसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उसे गोली मारकर हत्या करते हैं। उसके बाद उस पर उन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, राजगुरु पर, सुखदेव पर और भगत सिंह पर। इस तरह का चार्जेस वहां पर लगता है उन लोगों पर, ठीक है। उसको बोला था लाहौर षड्यंत्र केस। साइमन कमीशन के विरोध में ये सब घटना हो रहा था, तभी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, वो भी समझना होगा आपको। नेहरू रिपोर्ट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, मोतीलाल नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये जब देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि मोतीलाल नेहरू कौन थे। मोतीलाल नेहरू जी को आप जानते होंगे। मोतीलाल नेहरू एक सक्रिय राष्ट्रवादी नेता थे, जो पुराने विचारधारा को ही लेकर चलते थे। ज्यादा उग्र नहीं थे, एक नरम दल के नेता थे, ठीक है। गरम दल के नेता नहीं थे। किस दल के नेता थे? नरम दल के नेता थे। और जब नरम दल के नेता थे तो वो जो है नरम विचार रखते थे, और अपना विचार एकदम अपने बातों को रखकर जो है मनवाने का प्रयास किया करते थे। क्रांति पर ज्यादा बिलीव नहीं किया करते थे। आगे हम लोग वो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। साइमन कमीशन का जब लोग विरोध करते हैं तो अंग्रेज सरकार कहती है कि देखो, तुम लोग से कुछ होने वाला है नहीं, तुम इंडियंस ऐसा करो, अगर तुम्हारे पूरे देश के लोग, अगर कोई एक संविधान, तुम अपना एक संविधान तैयार करो और हमको दो, अगर हमको सही लगा और पूरा तुम्हारे देश के सभी जितनी पार्टियां हैं और जितने लोग हैं सब अगर मान गए, तो हम तुम्हारे इसी संविधान को जो है लागू कर देंगे पूरा देश में एक्सपोज कर देंगे इसी संविधान को, ठीक है। तो नेहरू जो रहते हैं, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी रहते हैं, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और चैलेंज को जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर अपना जो है एक रिपोर्ट रखते हैं, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक भी यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जा रहे हैं, और चलते जब जाएंगे तो हम लोग एक एक चीज को, हर एक चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, है ना, उस समय भारत सचिव कौन रहता था? भारत सचिव कौन रहता है? लॉर्ड बर्किनहेड। आपको याद रखना भारत सचिव कौन है उस समय, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। साइमन कमीशन के समय भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्किनहेड। यही तो लोग कहता है कि तुम भारतीय जो है अपना कुछ तैयार कर नहीं सकते हो, यहाँ पर कथन भी होगा, ठीक है। भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो अन्य दलों एवं गुटों को मान्यता है, यानी सब गुट तुम्हारा मान ले। तो नेहरू जी जो रहते हैं, यानी कि नेहरू जी मतलब क्या, मोतीलाल नेहरू, वो इसको एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपना एक संविधान का मसौदा तैयार करते हैं। इसमें जो है टोटल नेहरू रिपोर्ट बनाने में 27 पार्टियों का योगदान रहता है ना, 27 पार्टी रहती है, और 27 पार्टी के 8 सदस्य, 27 पार्टी से कितना सदस्य? 8 सदस्य रहते हैं, ठीक है। 27 पार्टी से 8 सदस्य चुने जाते हैं, और ये सब जो है मिलकर नेहरू रिपोर्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं, इस नेहरू रिपोर्ट के इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो किसको चुना, कौन रहते हैं ये अध्यक्ष? अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन रहते हैं? मोतीलाल नेहरू। पता होना चाहिए, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसको संविधान का, वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट। बहुत सारा चीज इसमें मांगा गया था। इसमें जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग किया गया था, इसमें मांग किया गया था क्या, किस किस चीज का देखना है। सबसे पहले आपको याद रखना, डोमिनियन स्टेट का मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेट का। यानी कि हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग अंग्रेजों के अधीन ही रहेंगे, लेकिन हम लोग जो है बाहरी रूप से अंग्रेजों के अधीन ही रहेंगे, लेकिन आंतरिक मामले में जितना भी है हम लोग को स्वतंत्रता मिले, है ना। होम रूल जैसा बात किया गया था, ठीक है। बाहरी रूप से हम लोग अंग्रेज के अधीन रहेंगे, लेकिन हम जो है कई मामलों में जो आंतरिक मामले होंगे उसमें क्या रहेंगे, हम लोग एक स्वतंत्र रहने की बात किया गया था। लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस से नाराज हो जाता है कौन? इस डोमिनियन स्टेटस से जो है नाराज हो जाते हैं कौन? नाराज हो जाते हैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पुत्र जो रहते हैं वो नाराज हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको समझना है एकदम बढ़िया से आज। और ऐसी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये दोनों लोग जो है नाराज हो जाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो क्या करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं इस पर। तो आपसे पूछ दे कि कौन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते, उस पर साइन नहीं किया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये दोनों मिलकर एक इंडियन पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। एक पार्टी, नई पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम रहता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। एक पार्टी का गठन कर लेते हैं। ये पार्टी लेकिन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है, थोड़ा देर के लिए पार्टी बनाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी इन दोनों को मनाते हैं, महात्मा गांधी इन दोनों को मनाते हैं और कहते हैं महात्मा गांधी
महात्मा गांधी मनाते हैं, इन दिनों को मनाते हैं और कहते हैं और कहते हैं 1 साल का इंतजार करो। हम आपको सुनाने के लिए उनका कथन लिख रहे हैं, है ना। 1 साल का इंतजार करो, यानी कि डोमिनियन स्टेट अगर हमको नहीं मिलेगा तो इन दोनों का मांग क्या था? इन दोनों का मांग क्या था? इन दोनों का मांग था पूर्ण स्वराज। क्या मांग था? पूर्ण स्वराज। यानी ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग आप जो डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं हमको, हम किसी सरकार के अधीन में काम करना ही नहीं चाहते। हम आंतरिक मामलों में अगर हमको स्वतंत्रता मिल भी जाए तभी हम काम नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। हम पूरा क्या कर चाहते हैं? स्वराज चाहते हैं। 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। ये भी याद रखना आपको, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। और ये गांधी जी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा थमो, तुम दोनों जो है बात को समझो, और जो है पूर्ण स्वराज की जो तुम मांग कर रहे हो ये भी तुम्हारा मांग ठीक है, लेकिन ये मांग जो है कम से कम 1 साल का समय दो। अगर अंग्रेजी सरकार 1 साल के अंदर अगर हमको डोमिनियन स्टेट का मांग नहीं करेगी, हमारे जो इस मांग को पूरा नहीं करेगी, तो हम लोग पूर्ण स्वराज का डिमांड रखेंगे आगे चल के 1 साल के बाद। तो आप आगे जो है पूर्ण स्वराज का मांग रखता है, इसको आप रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेट समझ में आ गया कि आंतरिक मामलों में हम लोग को थोड़ा ओपन मिलना चाहिए, स्वतंत्र मिलना चाहिए, और बाहरी मामलों में ब्रिटिश ही रूल करें। दूसरा बात यह था कि पृथक निर्वाचन समाप्त। इसमें कहा गया था कि पृथक निर्वाचन क्या करो? निर्वाचन समाप्त हो, है ना। मोटा मोटी बहुत सारा बात तो आपको नहीं बता पाएंगे हम यहाँ पर, उतना समय नहीं लेंगे आपका। पृथक निर्वाचन मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचन जैसे कोई मान लीजिए आप इस एरिया में रह रहे हैं, अगर यहाँ पर एक सेपरेट जो है दलितों को अगर निर्वाचन मिल गया, तो मान लीजिए यहाँ पर जो दलित लोग हैं यहाँ पर, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, दलित भी रह रहा है, ठीक है ना, सब रह रहा है। लेकिन अगर दलितों को पृथक निर्वाचन यहाँ मिल जाए तो इसमें वोट देने वाला भी क्या रहेगा? दलित। और वहाँ चुनाव लड़ने वाला भी क्या रहेगा? दलित रहेगा। तो आप बताइए, इनमें दलित और दलित ही वोट दे, चुनाव में लड़े वो भी, तो बाकी जो लोग इसमें रह रहे हैं उनका तो कहीं ना कहीं अधिकार वंचित हो जाएगा। तो गांधी जी इसका विरोध भी क्या करते थे? यही मांग करते थे। पंडित ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग करते थे। तो गांधी जी बोले थे कि हम अपने जीते जो है हिंदुओं का बंटवारा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मॉडल सुधार जब 1909 वाला आया था, तो उसमें जो है मुस्लिम हिंदू एकता को खराब करने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, जिससे हिंदू लोगों के अंदर मुस्लिमों की बढ़ती घिरना बढ़ गई, ठीक है। वहां पर उस समय ये हुआ था। तो पृथक निर्वाचन की मांग की थी कि पृथक निर्वाचन जहां जहां है, मुस्लिमों को जहां जहां सेपरेट इलेक्शन का दिए हुए हैं, उसको क्या कीजिए? समाप्त कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है कि किसी न किसी लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अधिकारों को वंचित हो रहा है, अधिकार को हम लोग हनन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा बात बोले थे संसदीय प्रणाली का विकास, संसदीय प्रणाली बने, ठीक है। संसदीय प्रणाली हो, संसदीय प्रणाली यानी कि सुप्रीम, ये क्या बोलते हैं उसको, उच्च न्यायालय, उच्च सदन और निम्न सदन का व्यवस्था हो, ऐसा बने, ठीक है। उसके बाद बोले थे कि जो एक जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय हो, है ना, एक अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय, है ना। पहले उस समय अंतिम अपीलीय, जैसे अभी क्या है, अभी हम लोग को अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी देश का सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है आपके लिए, वहां पर भी नहीं होगा। तो अगर आपका बहुत बड़ा मैटर है, तब आपका बहुत बड़ा मैटर है, आप सरकार से ही आप लड़ रहे हैं, तो अब उसके लिए फिर आपको यूएनओ वाला, वो न्यूयॉर्क वाला, उसमें जाना होगा, ठीक है। वहां तक तो हमको जाना नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है, एक नागरिक होने के नाते आपका अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो वैसे ही उस समय प्रीवी काउंसिल हुआ करता था। क्या होता था? प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल की जगह क्या हो? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो। ये यहाँ पर मांग की थी कौन? इसी नेहरू रिपोर्ट में ये मांग किया गया था, ठीक ना। अंतिम अपीलीय न्याय, केंद्रीय विधानमंडल हो, उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, संसदीय प्रणाली हो, ठीक है। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको क्या रखना है? 19 मौलिक अधिकार मांगा गया था। कितना मौलिक अधिकार? 19 मौलिक अधिकार। यानी कि अगर आपसे कभी पूछे कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों, एक मिनट, आपसे अगर कभी पूछ दे कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, क्या याद रखना आपको? 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ये सबसे आपको इंपोर्टेंट पूछेगा, है ना, कि अभी हमारे देश में हम लोग को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताओ, हरिओम। हमारे देश में अभी हम लोग जो स्वतंत्र, कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? तुम भी बताओ। मौलिक अधिकार तुमको फंडामेंटल राइट्स यानी एफडी कितना प्राप्त है हम लोगों को? और एफडी जो है संविधान के किस भाग में आता है? आपको बता दें कि संविधान के भाग 3, है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट का उल्लेख है, हम लोगों को 6 तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त है, पता है ना। 6 तरह का मौलिक, पहले 7 था, अभी 6 है, पहले 7 था, अभी 6 तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भाग 3 में आता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है, जो कि पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप अपने ऐसा अधिकार जिसके बिना मानव का कुछ है ही नहीं, मानव को एक जीने का एकदम वो देता है, समझे। आप किसी भी देश में खड़े हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, इस देश में जो आप हैं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपका अधिकार मिला हुआ बहुत जगह, उस चीज को, फंडामेंटल राइट्स को आपको जाना ही चाहिए।
अगर आप इस चीज़ को पढ़ना है तो आप वहाँ पर ये इसका सब फंडामेंटल राइट्स जितना भी है उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं बढ़िया से। अब आइए हम लोग जो है बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट में कितना फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया था? 19 फंडामेंटल राइट्स यानी 19 मौलिक अधिकारों को बात किया गया था। लेकिन देखिए उसमें तो एक चीज और, बर्कन हेड क्या बोला था? लॉर्ड बर्कन हेड बोला था कि भाई तुम ऐसा एक संविधान का मसौदा तैयार करो, ऐसा तुम कोई रिपोर्ट तैयार करो जिसका तुमको तुम्हारा इंडिया का सारा पार्टी मान ले, है ना, तुम्हारा इंडिया भी जो भी पार्टियां हैं वो सब क्या करे, मान ले। तो मान लीजिए ये सब साइन नहीं किया फिर भी बात बन जाएगा, लेकिन जो है एक इंडिया का एक पार्टी रहता है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना है? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना है? यानी कि मुस्लिम लीग, ठीक ना। तो इसमें सबसे सबसे दिक्कत क्या होता है? जिन्ना, जिन्ना इसको नहीं मानते हैं, जिन्ना इसको इसका विरोध करते हैं, है ना। अब देखिए लॉर्ड बर्कनहेड क्या बोला था कि इसका विरोध कोई नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर जिन्ना ने विरोध कर दिया और जिन्ना ने इसके इसी के विरोध में 14 सूत्री कार्यक्रम, है ना, 14 सूत्री मांग, है ना। अब 14 जो है 14 जो है मांग्स की, 14 डिमांड्स की जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग करता है यहाँ पर। तो बात तो यहाँ पर बना नहीं। लॉर्ड बर्कनहेड क्या बोला था? नेहरू रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए कोई भी। अब जिन्ना का ही बात कौन नहीं मांग, जिन्ना का विरोध, इसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस करेगा? नहीं करेगा कांग्रेस, जो कांग्रेस रहेगा आईएनसी, आईएनसी हुआ ना रे, आईएनसी इसका विरोध करेगा। इसका विरोध कौन कर रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा है। क्या ये जो बात मांगा है ये एक्सेप्ट होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा तो विरोध कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाया। अब इससे जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो आपको क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, है ना, तैयार की गई संवैधानिक रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसे लिखना है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई संवैधानिक रिपोर्ट को, ये संवैधानिक रूप से जो मांग कर रहे हैं, संवैधानिक रिपोर्ट को क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसके बाद आपसे पूछेगा नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, क्या कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में कितने फंडामेंटल राइट की बात किया गया? 19 मौलिक अधिकार की बात किया। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कौन किया? मोहम्मद अली जिन्ना किया। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में कौन सा चीज लाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री डिमांड्स को रखा है ना, 14 डिमांड, है ना। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये एससी बॉस यहाँ पर विरोध करते हैं और क्या बोले थे गांधी जी कि तुम 1 साल तक वेट कर लो। यहाँ पर इसका कोई बात नहीं रखा जाता है, यहाँ पर तो डोमिनियन स्टेट फेल कर गया। तो 1 साल के बाद यानी कि 1929 में दिखाई दे रहा है बोर्ड बाबा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आपको एक चीज सीखना है। देखिए इनके पिताजी थे कौन? मोतीलाल नेहरू। लेकिन जब इनके पिताजी ने मांग किया तो डोमिनियन स्टेट का, क्योंकि ये नरम दल के नेता थे, ये लोग जो है वामपंथी थे, बदलाव चाहते थे, ये लोग अपने समाज में बदलाव चाहते थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जब ये रिपोर्ट तैयार किया और डोमिनियन स्टेट के मांग पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है हम अंग्रेजी सरकार के अधीन रहेंगे, लेकिन आंतरिक मामले में हमको जो है कुछ स्वतंत्रता मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। कौन मांग रहे थे? मोतीलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर नहीं किया, उनसे नाराज हो गया, अपने पिताजी पर जो है ये जो है उसके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी उस समय वहां पर गलत थे। उनके पिताजी का मांग जो क्या दिक्कत है, उस पर टिप दो एक बार। देखो वीडियो चलने दो, उस पर टिप दो एक बार, ठीक हो गया? ठीक है, वीडियो बंद कर। हाँ तो उसका करने दो, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के खिलाफ हो गए डोमिनियन स्टेट को लेकर, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर नहीं किए थे वहां पर, ये दोनों मिलकर एक पार्टी बना लिया था। हालांकि गांधी जी इसको समझा बुझा दिए थे। अब देखिए क्या बोले थे गांधी जी? 1 साल तक क्या करो, इंतजार करो। 1 साल तक इंतजार किया, 1928 में आया। इसके बाद जो है इसका अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ कांग्रेस का? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जो अध्यक्ष रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऐलान करते हैं पूर्ण स्वराज की। क्या ऐलान करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की पुरजोर मांग करते हैं। आपको पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ देखिए आया है ना, पूर्ण स्वराज की मांग। यहाँ देखिए विश्वव्यापी मंदी छोड़ रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट खत्म हो गया, पूर्ण स्वराज की मांग पर जा रहे हैं। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 1929 में। और यहाँ पर घोषणा होता है कि 26 जनवरी 1930 को, यानी जनवरी, अभी दिसंबर चल रहा है, तो 26 जनवरी 1930 को क्या होगा? झंडा फहराया जाएगा ना, और देश पूरा जो है पूर्ण स्वराज मनाएगा 26 जनवरी 1930 को। आपसे कभी भी पूछते कि भारत में सबसे पहले झंडा कब फहराया गया था, तो ये डेट आपको याद रखना, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार झंडा जो है लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। इसका घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे और यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग जो है बहुत जोर पकड़ ली थी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर ये रावी नदी के तट पर कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। वो अलग बात है कि लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो ये था क्या? ये था पूर्ण स्वराज की मांग। आपको